हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, हमारा जो ये लेसन चल रहा है, ये हमारा लेसन है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा में आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का व्यंजक निकालना है। ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्या होती है, ये एग्जाम में आपके खूब नंबर लगा के पूछा गया है। प्रत्यावर्ती परिपथ का औसत शक्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये इस तरीके से पूछा गया है। और पूछा गया वाटहीन धारा किसे कहते हैं, यानी वाटहीन धारा और प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति क्या होता है, इसका व्यंजक निकालने के लिए ये एग्जाम में खूब पूछा गया है। ये मान के चलिए पेपर के हर एक सेट में हर बार रखा जाता है। तो आज इसको हम कंप्लीट जानने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अभी देखना याद हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस सिर्फ देखना ही है इसको एक बार। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्या होती है, तो इसको हम इस प्रकार देखते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर, यानी कोई भी वैद्युत परिपथ है जिसमें ऊर्जा व्यय की जो दर होती है परिपथ का सामर्थ्य कहलाता है। यानी किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर परिपथ का सामर्थ्य कहलाता है। जैसे आप जानते हैं भाई, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता जो होती है वह उसकी शक्ति कहलाती है। तो वैसे यहाँ पर जो है किसी वैद्युत परिपथ में जो ऊर्जा व्यय की दर होती है परिपथ का सामर्थ्य कहलाती है। ये इतनी बात हो गई। फिर आगे कहा गया कि दिष्ट धारा परिपथ में, मान लीजिए अगर हमारा कोई दिष्ट धारा परिपथ है तो परिपथ का सामर्थ्य विभवांतर तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी विभवांतर V और धारा I के गुणनफल के बराबर होता है। किंतु यही बात अगर हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर देखा जाए तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ये दोनों के मध्य कालांतर पर भी निर्भर करता है। यानी अगर आप दिष्ट धारा परिपथ में बात करोगे तो उसमें विभवांतर तथा धारा के मध्य गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन अगर हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बात करते हैं तो वहां पर उसके कालांतर पर भी निर्भर करता है। तो ये फार्मूला निकल के आएगा, P बराबर जो सामर्थ्य P बराबर होता है VRMS IRMS cos फाई। तो अब इस फार्मूले में अगर देखा जाए तो जहां VRMS परिपथ का विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान है, यानी VRMS कौन है, VRMS जो लिखा गया है परिपथ के विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान है, वर्ग माध्य मूल मान है, तथा IRMS परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग माध्य मूल मान है। RMS लगा है ना, तो RMS जो होता है चाहे VRMS हो और चाहे IRMS हो, ये बाय B होगा तो परिपथ में जो विभवांतर होगा उसका वर्ग माध्य मूल मान होगा। अगर IRMS होगा तो परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग माध्य मूल मान को प्रदर्शित करता है। आगे कहा गया तथा cos फाई दोनों के मध्य कलांतर है, यानी cos फाई क्या है, दोनों के मध्य कलांतर है। तो ये तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का सामर्थ्य हो गया। अब कहा गया कि जब परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध लगा हो, केवल जो है ओमीय प्रतिरोध लगा हो, तो परिपथ का सामर्थ्य अथवा शक्ति जो होगा P बराबर VRMS IRMS होगा। यानी जब ओमीय प्रतिरोध लगा होगा, केवल प्रतिरोध यानी R लगा होगा, ठीक, तो वहां पर जो उसकी सामर्थ्य होगा या शक्ति होगा वो VRMS और IRMS के गुणनफल के बराबर होगा। अगली बात ये कहा गया कि जब परिपथ में केवल कुंडली अथवा संधारित्र लगे हों तो परिपथ में व्यय ऊर्जा P बराबर 0 होगा। यानी अगर कुंडली लगा होगा चाहे संधारित्र लगा होगा तो परिपथ में जो व्यय ऊर्जा होगा वो 0 होगा, उसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा का व्यय नहीं होगा। अर्थात इस प्रकार के परिपथ में किसी भी ऊर्जा का व्यय नहीं होगा। समझ में आई बात की नहीं? यानी कहने का मतलब जो ये हमारा सामर्थ्य होता है, क्या लिखा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, शक्ति कहो चाहे सामर्थ्य कहो, बात एक ही होता है। तो ये जो है किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर परिपथ का सामर्थ्य अथवा शक्ति कहलाता है। आइए जो प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा में अगर परिपथ का सामर्थ्य देखते हैं, यानी दिष्ट धारा परिपथ में जो सामर्थ्य होता है वो विभवांतर तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर देखा जाए तो इनमें कालांतर पर भी निर्भर करता है, कितना कालांतर हुआ है, ठीक। तो ये फार्मूला आ जाएगा, फार्मूले में VRMS IRMS लिखा है, तो VRMS विभवांतर के वर्ग माध्य मूल का मान है, I जो है IRMS यानी परिपथ में प्रवाहित धारा के वर्ग माध्य मूल मान है, और cos फाई जो है
ये दोनों के मध्य कलांतर है। समझ में आ गया नहीं? अब यहाँ पर बता दिया गया अगर ओमीय प्रतिरोध लगा होगा, केवल प्रतिरोध ओमीय लगा होगा तो P बराबर बी आर एम एस और आई आर एम एस होगा। अगर ये कहा गया यानी कुंडली और संधारित्र लगे हो, चाहे कुंडली लगा हो और चाहे संधारित्र लगे हो, तो ऐसे कंडीशंस में P बराबर 0 होगा, यानी अर्थात ना तो उसमें कोई ऊर्जा जो है इस प्रकार परिपथ में किसी भी ऊर्जा का व्यय नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति। अब हम बात करेंगे इसी ये शक्ति गुणांक क्या होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें शक्ति गुणांक क्या होता है तो याद रखना, बहुत पूछा गया है, शार्ट में भी पूछा गया है और इस क्वेश्चन के साथ भी पूछा गया है। तो ये जो है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, भाई कोई हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है तो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता, ध्यान रखना, प्रत्यावर्ती धारा मतलब I हो गया, प्रत्यावर्ती वोल्टता मतलब B हो गया। तो प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता के मध्य कलांतर, यानी के मध्य कलांतर ही परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। यानी दोनों के मध्य प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के मध्य जो कलांतर होता है वही परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। तो शक्ति गुणांक भाई cos फाई बराबर होता है Z अपान R। क्या होता है? Z अपान R। Z क्या है? Z जो है परिपथ की प्रतिबाधा होती है और R जो है प्रतिरोध होता है। समझ में आई बात कि नहीं? यानी जो हमारा शक्ति गुणांक होता है cos फाई बराबर Z अपान R, इतना याद रखना। और किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता, अरे क्या है, प्रत्यावर्ती धारा I हो जाएगी और प्रत्यावर्ती वोल्टता V हो जाएगा, तो दोनों के मध्य कलांतर ही परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। समझ में आई? याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो है cos फाई बराबर Z अपान R। इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि वाटहीन धारा किसे कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, अगर हम बात करें वाटहीन धारा, कैसी हीन धारा, वाटहीन धारा, इसी में पूछा गया है इसी क्वेश्चन में, या अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है कि वाटहीन धारा से आप क्या समझते हो, छोटे में पूछा जा सकता है 2 नंबर में। तो वाटहीन धारा ध्यान समझिएगा भाई, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, हम लेसन कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं ना, तो जो भी बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा से ही करेंगे, ऐसा मत सोचना कोई और, क्योंकि याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ है लिखा। तो अब आपको ये पता हो गया कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में है, तो बस ठीक है, प्रत्यावर्ती से बात करना है। तो जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मध्य, अरे धारा I होती है, वोल्टता V होता है, तो धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर 90 डिग्री का हो। तो क्या 90 डिग्री का हो? कलांतर। क्यों? क्योंकि फाई का मान जब 90 रखोगे ना तो इसका वैल्यू 0 होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, उठा के सबको 0 कर देगा तो P बराबर 0 नहीं आ जाएगा। तो वही कहा गया कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर 90 डिग्री का है, तो परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर 0 हो जाएगी। तो परिपथ में ऊर्जा व्यय जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। अतः यदि किसी परिपथ में केवल संधारित्र अथवा प्रेरकत्व लगा हो, क्या लगा हो? संधारित्र लगा हो और प्रेरकत्व लगा हो, मतलब कुंडली लगी हो और संधारित्र लगा हो। तो ये लिखा है परिपथ में केवल संधारित्र अथवा प्रेरकत्व लगे हो तो परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर 0 हो जाती है। यानी परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर 0 हो जाएगी, अर्थात परिपथ में धारा तो प्रवाहित होगी किंतु धारा प्रवाह में किसी ऊर्जा का व्यय नहीं होगा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा वाटहीन धारा कहलाती है। परिपथ में प्रवाहित धारा क्या कहलाती है? वाटहीन धारा कहलाती है। यानी P बराबर बी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई बराबर, तो ये आपका फाई बराबर अगर 90 लिखेंगे P बराबर जो है 0 मिल जाएगा। तो ये वाटहीन धारा का फार्मूला है। इसमें 2 कंडीशन है। पहली बात तो ये कहा गया कि प्रत्यावर्ती धारा में धारा है, परिपथ में धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर अगर 90 का होगा तो परिपथ में व्यय ऊर्जा की दर 0 हो जाएगी। पहली बात ये कहा गया। और दूसरी बात ये कहा गया कि अतः यदि किसी परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो, चाहे संधारित्र लगा हो और चाहे प्रेरकत्व लगा हो, क्या लगा हो? प्रेरकत्व। ये 2 में से एक होना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं लगा होगा। चाहे संधारित्र लगा होगा चाहे प्रेरकत्व लगा होगा तो ऊर्जा व्यय की दर 0 हो जाएगी, यानी फिर उसमें कोई ऊर्जा ह्रास नहीं होगा, ऊर्जा व्यय की दर 0 हो जाएगी। अर्थात परिपथ में धारा तो प्रवाहित होगी
किंतु धारा प्रवाह में किसी ऊर्जा का व्यय नहीं होगा। तो वही कहा गया परपथ में प्रवाहित धारा वाटहीन धारा कहलाती है। समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर अगले क्लास में जो है किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे।